बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंग एम्ब्रियोलॉजी हमने डिस्कस करनी है आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो लंग्स की डेवलपमेंट है वो किस जर्म लेयर से होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लंग्स की डेवलपमेंट है वो हमारे पास होगी एंडोडर्म से। ठीक है जी, एंडोडर्म से। और एंडोडर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास एंडोडर्म, ये जो आपके पास फीटस है, डेवलपिंग फीटस है, इसकी डेवलपमेंट के दौरान आपके पास जो एंडोडर्म होती है वो आपके पास एक ट्यूब बनाती है। ठीक है, जिससे फर्दर आपके पास जीआईटी बननी होती है। जो ट्यूब आपके पास डिवाइडेड होती है तीन पार्ट्स में, फोर गट, ठीक है, उसके बाद मिड गट एंड देन हाइंड गट। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो फोर गट वाला पार्ट है ये आपको नजर आ रहा है, एसोफेगस वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से इसके आगे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, स्पेसिफिकली ये वाला। ठीक हो गया, एसोफेगस से आगे आपके पास एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, आउटग्रोथ ऑफ द फोरगट। और ये जो आपके पास फोरगट की आउटग्रोथ होती है, ठीक है, ये आपके पास क्या चीज़ें बनाती है, दो इसने आगे स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। ठीक है, एक तो ये आपके पास एसोफेगस बनाती है और दूसरा हमारे पास ये लंग्स बनाती है। ठीक हो गया, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लंग बड। लंग बड, ठीक हो गया। तो हमारे पास हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो आपके पास फोरगट का पार्ट होता है वहां से लंग बड ओरिजिनेट होती है। और ये जो लंग बड है ये फर्दर हमारे पास क्या है कि लंग्स फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ से लंग्स की फॉर्मेशन होगी। और ये जो प्रोसेस आपके पास होता है, ये लंग बड आपके पास जो ओरिजिनेट होती है ये फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट, फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये काम होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास जो लंग एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है हमारे पास, हमें पता है कि लंग की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो लंग में आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के बाद हमारे पास ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई हमारे पास तीन किस्म की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देन फर्दर हमारे पास ब्रोंकियोल। ठीक है, और ब्रोंकियोल आपके पास भी दो किस्म की हैं, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और एंड देन आपके पास क्या हो जाता है कि देन आपके पास एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। एंड देन आपके पास नेक्स्ट बनेगा स्ट्रक्चर एल्वियोलर सैक, या उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, तो दीज आर द स्ट्रक्चर। ठीक है, इन सब स्ट्रक्चर से मिलके हमारे पास जो है लंग वो बनते हैं। तो ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं वो आपके पास डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होते हैं और इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो आपके पास डिफरेंट स्टेजेस में होगी। और ये आपके पास इसकी जो डिवीजन है वो 5 स्टेजेस पे डिपेंड कर रही होती है कि डिफरेंटली आपके पास ये जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर हैं वो आपके पास 5 स्टेप्स पे कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड हमारे पास एक निमोनिक उन्होंने बुक पे लिखा हुआ है कि एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्वुलाई, एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्वुलाई। ठीक है, तो ई से हमारे पास क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज। पी से हमारे पास सूडो ग्लैंडुलर। सी से कैनिकुलर। ठीक है, एस से सेकुलर। और एल्वोलाई की जो ए है हमारे पास एल्वुलर स्टेज। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, फिर आपके पास सूडो ग्लैंडुलर, कैनिकुलर, सेकुलर और एल्व्यूलर फेज। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक फेज होती है वो उसमें आपके पास लंग बड से जो आगे स्ट्रक्चर बनते हैं वो ब्रोंकाई तक, ये आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डेवलपमेंट होती है वो ट्रेकिया से लेके ब्रोंकाई तक होती है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो आपके पास 0 to 6 वीक तक होता है। फिर इसके बाद आपके पास सूडो ग्लैंडुलर। सूडो का मतलब क्या होता है हमारे पास, फॉल्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स ग्लैंडुलर, कि यहाँ पे जो लंग्स की आपके पास इमेज होती है वो कुछ हमें इस तरह से नजर आती है कि जैसे ग्लैंड्स की फॉर्मेशन हुई है, लंग्स में ग्लैंड फॉर्मेशन हुई पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें सूडो ग्लैंडुलर, और सूडो ग्लैंडुलर में जो आपके पास स्ट्रक्चर कहाँ तक, आपके पास जो ब्रोंकियल ट्री की फॉर्मेशन कहाँ तक होगी, वो आपके पास होगी टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहाँ तक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल नहीं होते। ठीक है, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 to 16 है। 16 हमारे पास, बाज बुकों में आपके पास 5 to 17 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 6 to 16 वीक तक आपके पास ये जो प्रोसेस है, ये स्टेज जो है वो चलती है। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो सूडो ग्लैंडुलर फेज होता है हमारे पास, यहाँ पे अगर बेबी की आपके पास बर्थ हो गई है विद इन 16 वीक, तो क्या वो आपके पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा। ठीक ठीक हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे इनकम्पैटिबल टू लाइफ,
इनकॉम्पैटिबल टू लाइफ। इनकॉम्पैटिबल क्यों है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, नालियां हैं। आपके पास गैस एक्सचेंज के लिए कोई भी उसके पास एल्वोलाई नहीं है, सिर्फ ब्रोंकाई तक इस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं हमारे पास एस्पायरेशन, मतलब कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो होती है ना, वो जो बेबी होता है ना उसकी देखने को मिलती है। और वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि बेबी जो होता है वो आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड की एस्पायरेशन कर रहा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेशन, ये प्रोसेस हमारे पास हो रहा होता है। तो आपके पास रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी बहुत फीटस की जो होती है वो मेजरेबल होती है, ठीक है, कि वो थोड़ा बहुत आपके पास मूवमेंट कर रहा होता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेट कर रहा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड की एस्पायरेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायर करेगा तो उसके जो लंग्स के मसल्स हैं वो आपके पास डिवेल्प होंगे। लंग्स डिवेलपमेंट के लिए एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमने पोर्टर सीक्वेंस में देखा था कि अगर किडनी फेल है बाइलेटरल, तो पेशेंट जो था वो आपके पास पोर्टर सीक्वेंस के साथ था। तो पोर्टर में सबसे पहले क्या होता था कि पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, वो इस वजह से होता था कि वो आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड ही नहीं बन रहा था। ठीक हो गया। तो सूडो ग्लैंडुलर में दो चीजें हमारे पास हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ तक आपके पास जो ब्रोंकियल ट्री है वो बनता है। वो बनता है आपके पास टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ठीक है। और अगर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की बात करें तो हमारे पास जो ब्रोंकाई होती है ना ये विद कार्टिलेज होती है, विद कार्टिलेज की। इसकी जो आपके पास आउटर सरफेस होगा उसके ऊपर कार्टिलेज होगी। और ब्रोंकियोल आपके पास अगर हम इनकी बात करें तो ब्रोंकियोल्स में आपके पास नो कार्टिलेज, यहाँ पे कार्टिलेज की प्रेजेंस नहीं होती। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैनिकुलर फेज। तो कैनेलिकुलर फेज जो आपके पास होता है इसकी जो ड्यूरेशन है 16 to 26 वीक, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी ना, इसके साथ साथ जो बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास न्यूमोसाइट्स टाइप 2 भी बन जाते हैं। न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स जो कल हमने पढ़ाए थे मैंने आपको, न्यूमोसाइट्स टाइप 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स आपके पास किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। एक तो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा आपके पास रीजनरेशन का प्रोसेस करते हैं कि अगर कोई भी सेल डेथ हो चुकी है एल्वोलाई में तो वो आपके पास दोबारा से उनको बनाएंगे। रीजनरेशन और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन दो काम होते हैं न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स के। तो ये आपके पास कैनेलिकुलर फेज में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक आपके पास जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और उसमें न्यूमोसाइट टाइप 2 भी बन जाएंगे, टाइप टाइप 1 भी बन जाते हैं। और टाइप 1 अगर बन जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वो ये कहता है कि आपके पास अगर 25th वीक है, तो अगर 25th वीक का जो बेबी उसकी बर्थ हुई है, 25th वीक, ठीक है, और बर्थ इन 25th वीक, तो ये आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे कैपेबल होगा फॉर द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ हमारे पास सूडोग्लैंडुलर में और कैनालिकुलर में? सूडोग्लैंडुलर में आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो उन्होंने छोटे छोटे एल्वोलाई यहाँ पे बना दिए हैं। उसने कहा कि थोड़े बहुत आपके पास यहाँ पे कंपेटेबिलिटी हो सकती है कि पेशेंट जो होगा, अगर बेबी आपके पास यहाँ पे बर्थ हो गई है उसकी 25th वीक में, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास क्या होगा कि सांस ले सकता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकुलर फेज। तो सेकुलर फेज में, अच्छा यहाँ पे 25th वीक और जो नीमोसाइट की फॉर्मेशन होती है ना, इसके साथ लिख लें कि 20th वीक में होती है। 20th वीक में आपके पास नीमोसाइट्स जो होते हैं ना वो बन जाते हैं। नेक्स्ट सेकुलर फेज। तो सेकुलर फेज का जो मेन हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, अगर हम एल्वोलाई के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मैं डायग्राम एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें देखें आपके पास सबसे पहले क्या है कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद ये आपके पास है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, यहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये जब आगे आपके पास नेक्स्ट डिवाइड होता है, नेक्स्ट आपके पास ये क्या देता है कि ये एक डक्ट देता है जिसके इर्द गिर्द एल्वोलाई लगी होती हैं, और इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। तो आपके पास ये जो एल्वियोलर डक्ट होगी ये यहाँ पे भी उसने बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ तक उसने कहा कि यहाँ तक आपके पास जो पॉइंट था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की, फिर फर्दर आपके पास इसकी जो सेपरेशन हुई है, ये डिवीजन हुई है, तो ये एल्वियोलर डक्ट होगी, और एल्वियोलर डक्ट के साथ आपके पास सैक्स लगे होंगे जिनको
एल्व्यूलर सैक्स कहा जाएगा। तो सेकुलर फेज में हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि एल्व्यूलर डक्ट बनेगी और थिन वाल्ड एल्वोलाई बनेंगे, ठीक है। और थिन वाल्ड एल्वोलाई का क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो एल्वोलाई होंगे वो आपके पास डिक्रीज इन नंबर होंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है जी। तो सेकुलर फेज में हमारे पास जो जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से फर्दर जो काम था, फर्दर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल, सॉरी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आपके पास एल्वुलर डक्ट ही आती है, तो एल्वुलर डक्ट बन गई, एल्वुलर सैक भी बन गए। फर्दर फर्दर हमारे पास जो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये होती है कि यहाँ पे कैपिलरीज मल्टीप्लाई करती हैं इन कॉन्टेक्ट विद एल्वोलाई। कैपिलरीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और वो आपके पास कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद एल्व्यूलाई, कि एल्व्यूलाई के साथ उनकी कनेक्शन हो जाता है कि वो आपके पास कंपैटिबल हो जाती हैं ताकि प्रॉपर आपके पास जो गैस है ना वो एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पे अगर देखें आपके पास कि ये एल्वोलाई है, तो एल्वोलाई के अराउंड अगर आपके पास यहाँ पे ये जो सारी कैपिलरीज बनी हुई हैं, ये किस फेज में बनेगी, ये आपके पास बनेगी सेकुलर फेज में। और सेकुलर फेज आपके पास जो होता है ये 26th वीक से टिल बर्थ, के बर्थ तक आपके पास क्या होगा कि ये फेज जो होगा वो आपके पास उसकी फॉर्मेशन होती रहेगी कि जब बर्थ हो भी जाएगी तो बर्थ के दौरान भी आपके पास क्या होंगे कि एल्वोलाई जो होंगे वो बनते रहेंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पे जो एल्वोलाई बनते हैं, पहले आपके पास बनते हैं प्राइमरी सेप्टा, ठीक है, और प्राइमरी सेप्टा के बाद आपके पास सेप्टा कुछ भी नहीं है, ये आपके पास वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक हम एल्वोलाई बना लेते हैं, ये एक एल्वोलाई है, ये एक एल्वोलाई थी। अब हमारे पास मैंने कहा कि ये एल्वोलाई है, तो आपके जो सेकुलर फेज में क्या होगा कि सेप्टा फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी सेप्टा। तो जब सेप्टा बनेगा तो इसमें वॉल बनेगी, तो इसके नतीजे में नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएंगी, दो एल्वोलाई हो जाएंगी, सेप्टा क्रिएट हुआ, ठीक है। और फिर आपके पास नेक्स्ट सेकेंडरी जो आपके पास सेप्टेशन होती है उसमें आपके पास फर्दर वॉल्स बनती हैं, और ये फर्दर आपके पास इनकी डिवीजन जो है वो होती रहती है, मतलब कि एल्वोलाई जो होती हैं वो आपके पास मल्टीप्लाई होती रहती हैं, चार हो गई हैं दोनों तरफ, ठीक हो गया। तो आपके पास ये था प्राइमरी सेप्टेशन और ये आपके पास है सेकेंडरी सेप्टेशन। तो इनकी जो डिवीजन है वो एल्वोलाई की होती रहती है, सेप्टेशन एंड सेकेंडरी सेप्टेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास के बेबी की जो बर्थ हो गई है, यहाँ से उसने एल्वुलर फेज की बात की है, तो एल्वुलर फेज हमारे पास क्या होगा कि ये पोस्ट नेटल होता है कि आफ्टर बर्थ के बाद आपके पास और 10 ईयर या 8 ईयर तक इसका जो ड्यूरेशन होता है। तो यहाँ तक आपके पास जब एल्वुलर डक्ट बन गई, एल्वोलाई बन गई, तो नेक्स्ट आपके पास जितनी भी एल्वोलाई हैं उनमें सेप्टेशन होती रहेगी, वॉल्स आपके पास उनमें क्रिएट होते जाएंगे और वो आपके पास मल्टीप्लाई होती जाएंगी, अपने आप को डिवाइड करती जाएंगी, ठीक हो गया। और सम बुक्स में ये भी है कि आपके पास ये 15 to 20 ईयर्स तक भी ये प्रोसेस जो होता है ना वो होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम है, हम उसको देख लेते हैं हमारे पास कि सेप्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ किस तरह से होता है, ये आपके पास डायग्राम है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं, इधर हम बना देते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास जो डे 4 था ना उस पे देखें कि बड़ी साइज की एल्वोलाई हैं, ठीक है, उनकी तादाद कम है। फिर 6 डे पे आपके पास क्या हुआ कि उनकी तादाद बढ़ना शुरू होगी, 10 डे पे और ज्यादा वो आपके पास साइज में छोटी लेकिन नंबर में इंक्रीज होना शुरू होगी, और 21 डे पे आपके पास कितनी ज्यादा एल्वोलाई बन गई है। तो ये जो आपके पास प्रोसेस है ये आपके पास है सेप्टेशन का प्रोसेस, ठीक हो गया, ये प्रॉपर सेप्टेशन हो रही है। तो अब हमने जो बात करनी है, हमारे पास यहाँ पे हमने सारा कुछ देख लिया कि क्या क्या होता है आपके पास, किस तरह से डिवीजन होती है। दो तीन बातें ये हैं याद कि किस फेज में आपके पास जो अलाइव पेशेंट की जो आपके पास क्या है कि रेस्पिरेशन कैपेबल होता है, वो कनेलिकुलर फेज में वो आपके पास कैपेबल हो जाएगा कि वो आपके पास एस्पायरेशन, सॉरी, रेस्पिरेशन कर सकता है। और 20th वीक में नीमोसाइट्स की जो होती है ना फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक होगी। तो ये था हमारे पास कुछ एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड बातें। अब इन सारे फेजेस के साथ रिलेटेड आपके पास कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज हैं, उनकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। कि जो सबसे पहला आपके पास एम्ब्रियोनिक फेज होता है ना, फर्स्ट फेज जो होता है एम्ब्रियोनिक फेज, यहाँ पे आपके पास कुछ डिफेक्ट हो सकता है माल फॉर्मेशन की वजह से। अगर एरर होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रैकियो एसोफिजियल फिस्टुला, ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला। ये जो फिस्टुला होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन टू होलोज, ठीक है। कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं कि आपके पास ये स्टमक है,
ठीक है। और स्टमक के साथ यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑर्गन बना दें हमारे पास, यहाँ पे पैंक्रियाज बना दिया, तो अगर इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपके पास होगा फिस्चूला। ठीक हो गया कि दो ऑर्गन्स के दरमियान आपके पास कनेक्शन बन चुका है। तो ट्रैकियो एसोफिजियल फिस्चुला, ट्रैकियो हमारे पास ट्रैकिया, ठीक है, तो ट्रैकिया हमारे पास ये है, और एसोफेजियल आपके पास एसोफेगस। तो इन दोनों के दरमियान अगर आपके पास एबनॉर्मल कनेक्शन बन चुका है तो ये आपके पास होगा फिस्चुला, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है। किसकी? आपके पास जो लंग्स डेवलपमेंट की आपके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज है। फोर्थ वीक में यहाँ पे मैंने जो डायग्राम आपको प्रेजेंट की हुई है, ये आपके पास फिस्चुला है। यहाँ पे अगर देखें, इसको छोड़ दें, हमारे पास फिस्चुला की एक ये भी आपके पास एग्जाम्पल है। इसको हमने डिस्कस नहीं करना फिलहाल, हमने जो डिस्कस करना है इसको नहीं हमने डिस्कस करना, ठीक है। हम इसको डिस्कस करने लगे हैं ट्रेक्यूएसोफिजियल फिस्चुला विद एट्रेजिया। एट्रेजिया आपके पास क्या होगा कि ब्लाइंड एंड, ये आपके पास क्या है, ये ब्लाइंड एंड है, ब्लाइंड एंड। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो ट्रेक्यूएसोफिजियल फिस्टुला बना है, इसकी बनने की वजह क्या है। तो इसमें होता कुछ इस तरह से कि एबनॉर्मल सेप्टम फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक हो गया। तो जब आपके पास एबनॉर्मल सेप्टम फॉर्मेशन हो जाएगी, जो आपके पास लंग बड थी, यहाँ पे एक सेप्टेट आपके पास सेप्टम बनता है, जो कि इसको क्या करता है कि इसको डिवाइड करता है प्रॉपरली, जिसके नतीजे में लंग्स जो होते हैं, ट्रैकिया अलहदा हो जाता है और एसोफेगस जो होता है वो अलहदा हो जाता है। अगर ये आपके पास जो सेप्टेट था, ये एबनॉर्मली आपके पास यहाँ पे इसने क्लीवेज किया है, तो ये आपके पास इस तरह से दोनों ऑर्गन्स को अटैच कर देगा। ठीक हो गया। तो ये मेन आपके पास इसकी मेन काज होती है कि एबनॉर्मल सेप्टम फॉर्मेशन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम डिस्कस क्या करने लगे हैं, ट्रेक्यू एसोफिजियल फिस्चुला। तो मेन आपके पास रीज़न क्या है? मेन रीज़न है आपके पास एबनॉर्मल सेप्टम फॉर्मेशन, एबनॉर्मल सेप्टम फॉर्मेशन। अच्छा, जब आपके पास ये सेप्टम एबनॉर्मली बना है, तो इसने कुछ ऐसे किया कि इसने एक तरफ से एसोफेगस को काट दिया। ठीक हो गया। और एसोफेगस को अगर काटा तो आपके पास उसका ब्लाइंड पाउच बन गया, ब्लाइंड एंड बन गया, उसको हमने बोल दिया एट्रेजिया। ये एट्रेजिया है। और दूसरी तरफ से हमारे पास जो एसोफेगस था, जो लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस था, वो किसके साथ अटैच हो चुका है? ट्रेकिया के साथ अटैच हो चुका है। तो ये आपके पास है फिस्टुला। तो ट्रेक्यू एसोफिजियल फिस्टुला विद द एसोफिजियल एट्रेजिया आपके पास कुछ इस तरह से इमेज देता है। अब दो बातें आपको देखने को नजर आएंगी यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे अगर एसोफेगस है, को एसोफेगस के नीचे क्या होता है? नीचे आपके पास एसोफेगस के होता है स्टमक, तो ये मैंने इसके साथ स्टमक लगा दिया। और एसोफेगस ऊपर आपके पास किसके साथ अटैच होता है? ओरल कैविटी के साथ। तो ये आपके पास क्या है कि यहाँ पे कुछ हम बना देते हैं, हमारे पास ये क्या है, ये पेशेंट आपके पास ओरल कैविटी है। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, पेशेंट कुछ भी, जो बेबी कुछ भी खाएगा, ठीक हो गया, फीडिंग करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो जब भी उसके इस एसोफेगस में कुछ भी आएगा तो वो उसमें स्टे कर सकेगा नहीं। जब भर जाएगा तो बेबी जो होगा वो आपके पास चोकिंग एंड वॉमिटिंग, चोकिंग, उसकी रालें वगैरह निकलती रहेंगी, चोकिंग, एंड देन आपके पास क्या होगा कि वॉमिटिंग। ये तो आपके पास एट्रेजिया की वजह से सिम्टम देखने को मिल गए। दूसरे नंबर पे हमारे पास जब वो सांस लेगा तो सांस आपके पास यहाँ से लंग्स में तो जा रहा है, यहाँ पे लंग्स हैं दोनों तरफ, तो लंग्स के साथ साथ इसमें भी तो आ सकता है। अगर इसमें जाएगा तो आपके पास एयर इन स्टमक, के स्टमक में एयर नजर आएगी हमें एक्सरे पे। ठीक हो गया। दो बातें हमारे पास होगी। और तीसरे नंबर पे आपके पास ये जो स्टमक का कंटेंट है, अगर स्टमक का कंटेंट आपके पास यहाँ से रिफ्लेक्स करेगा तो रिफ्लेक्स करके आपके पास ट्रेकिया में आ सकता है, और अगर ट्रेकिया में आएगा तो एस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो तीन बातें हमें समझ आ गई कि हमें क्या क्या नजर आएगा, एयर इन स्टमक ऑन एक्सरे। ठीक हो गया। और अगर आपके पास रिफ्लेक्स हुआ है स्टमक का तो ये एस्पायरेशन करवा सकता है। अब दो तरह है आपके पास एस्पायरेशन, यहां से भी और यहां से भी हो सकती है। अगर आपके पास ये ओरल कैविटी ना, ओरल कैविटी से भी आपके पास क्या हो सकता है कि ये फेरेंक्स लेरेंक्स में आपके पास क्या होता है, फूड कंटेंट जो है वो जा सकता है। तो दोनों कंडीशन है, रेस्पिरेटरी एस्पायरेशन नमूनिया भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अब इसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब जो होती है ना, उसको पास करते हैं। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है वो आपके पास पास नहीं होती, स्टमक तक नहीं जाती। जब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंटर करेंगे तो वो यहाँ पे आके आपके पास रुक जाएगी। तो ये सारी कंडीशन आपके पास होती है ट्रेक्यू एसोफिजियल फिस्टुला के साथ हमारे पास। और ये किस कंडीशन आपके पास किस स्टेज पे बनता है? वो आपके पास बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है जी। नेक्स्ट जो बात हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया।
तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हमारे पास होगा क्यों क्यों? हमें कन्फर्म पता है कि हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन में पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है, या तो आपके पास लंग्स की डेवलपमेंट कम नहीं हो रही, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ठीक है, तो एबनॉर्मल लंग डेवलपमेंट है। इसकी मोस्ट कॉमन मेन काज जो हमारे पास है, हमें पता है कि ओलिगो हाइड्रोएमनियोसिस, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस का क्या मतलब होता है कि डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड आपके पास डिक्रीज क्यों है? अगर किसी पेशेंट की बाइलेटरल किडनी फेलियर है, बाइलेटरल किडनी फेलियर, या आपके पास किडनी एजेनेसिस है, उसकी बाइलेटरल किडनी एजेनेसिस, तो यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अगर आपके पास डिक्रीज यूरिन है, तो यूरिन ही आपके पास क्या बनाता है? एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस। और अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस है तो वो आपके पास क्या करेगा? एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर इंजेस्ट नहीं कर पाएगा तो लंग्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेन कॉमन काज है वो आपके पास होती है कंजेनिटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया, कंजेनिटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया। इसमें होता कुछ इस तरह से कि हमारे पास डायाफ्राम आपके पास किसको? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। यहां पे अगर हमने कहा कि यहां पे आपके पास था डायाफ्राम, डायाफ्राम मसल कल हमने इसको डिटेल में, तो ये थोरेक्स है, ऊपर थोरेक्स कैविटी है, और नीचे आपके पास यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी। तो इसको आपके पास क्या कर रहा है? ये सेपरेट कर रहा है। अब इसकी आपके पास डायाफ्रेगमेटिक हर्निया कंजेनिटल इस वजह से ये हो सकती हैं कि आपके पास जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, उसमें आपके पास प्रॉपर फॉर वो उसकी फ्यूजन नहीं हुई। ठीक हो गया, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन की एबनॉर्मल फ्यूजन, एबनॉर्मल फ्यूजन ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो इसके नतीजे में आपके पास रिमेनिंग होल, आपके पास यहाँ पे होल आपके पास जो था ना वो रिमेनिंग रह गया। तो जब होल रिमेनिंग रह गया तो जो एब्डोमिन का कंटेंट है वो आपके पास करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास कुछ आपके स्टमक का पार्ट है, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि गट होती है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो भी पार्ट है वो आपके पास ऊपर आ गया। तो जब ऊपर आएगा तो ऊपर आके आपके पास लंग्स को जाके वो जब कंप्रेस करेगा, ठीक हो गया, तो कंप्रेस करने की वजह से लंग्स की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ये कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया भी पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया काज करवा सकती हैं। ठीक हो गया, दो बातें हमारे पास मोस्ट कॉमन है, और इसके नतीजे में जो पेशेंट के लंग्स होंगे वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, और पल्मोनरी अगर हाइपोप्लेजिया हो गया तो जाहिर बात है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और वो पेशेंट जो होगा वो डेथ डेथ उसकी हो जाएगी। डेथ होनी है, जाहिर बात है, क्योंकि हमारे पास मेन ऑक्सीजन चाहिए होती है, ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पेशेंट जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड जो डिजीज है वो हमारे पास है ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। और ये जो आपके पास ब्रोंकोजेनिक सिस्ट का क्या मतलब होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि हमारे पास यहाँ पे ये जो लंग बड होती है, इस लंग बड से तो हमारे पास हमने कहा कि ये आगे इसने लंग बना दी है, आगे इससे आपके पास लंग बन गया। इसके अलावा आपके पास एक और यहाँ पे लंग बड ओरिजिनेट हो गई, एक और बन गई, ठीक हो गया उसके साथ। तो अगर ये एक और लंग बड आपके पास ओरिजिनेट हो गई है तो ये आपके पास एबनॉर्मली डेवलप होगी, इससे आगे लंग्स नहीं बनेंगे, ठीक हो गया, आगे लंग्स नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना देगी जो कि आपके पास फील्ड से भरी होगी, ठीक है। और पेशेंट के लिए आपके पास ये कंडीशन काज करवा सकती है कि आपके पास कौन कौन सी, कि पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि हमारे पास होता कुछ इस तरह से: abnormal budding of the foregut, एबनॉर्मल बडिंग ऑफ फोरगट। तो आपके पास ये जो एबनॉर्मल बडिंग हुई, ये आपके पास क्या है? कंटेन क्लियर फ्लूइड, कंटेन क्लियर फ्लूइड इसमें आपके पास होता है, ठीक है जी। और किस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे पास ये जो लंग, ये ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है, इसकी जो आपके पास एपिथीलियम होती है ना वो सेम रेस्पिरेटरी एपिथीलियम होती है। कौन सी होती है रेस्पिरेटरी की एपिथीलियम? हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथीलियम की अगर हम बात करें तो कोलुमनर या सिलिएटेड होती है, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम, जो कि आपके पास मोस्ट कॉमनली कोलमनर और
एक्सक्यूज मी, सिलिएटेड, ये आपके पास होती है इसकी एपिथेलियम, और इसकी जो वाल्स होंगी वो कार्टिलेज पे कंसिस्ट कर रही होंगी, ठीक है। ये आपके पास इसमें मोस्ट कॉमन काज ये होता है कि ये बैक्टीरिया के लिए नाइटिस, मतलब कि ये आपके पास यहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन का जो स्टेसिस हो सकता है, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे अगर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है तो इन्फेक्शन यहाँ पे आपके पास आके स्टे कर सकते हैं, स्टे करेंगे तो आपके पास पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, न्यूमोनिया। और इसके अलावा दूसरा ये होता है कि ये आपके पास कंप्रेस एयरवे, कंप्रेस कर सकती है एयरवेज को, क्योंकि आपके पास ये जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी तो ये ट्रेकिया को कंप्रेस करेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द ब्रोंक्योजेनिक सिस्ट, ब्रोंकियोजेनिक सिस्ट, ठीक है। और इस पे आपके यहाँ पे ये जो डायग्राम है लेटरल व्यू में आपको यहाँ पे इस तरह से नजर आती है, ये उसने सीटी स्कैन से दिखाया हुआ कि यहाँ पे ये जो आपके पास जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको डार्क सा, तो दिस इज द ब्रोंक्योजेनिक सिस्ट, ठीक हो गया। तो ये जितना भी हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करनी है बात वो हमने डिस्कस करनी है सर्फेक्टेंट से रिलेटेड, ठीक है, कि व्हाट इज सर्फेक्टेंट और उसका क्या काम होता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो एल्वोलाई होती हैं, तो एल्वोलाई में हमारे पास कौन से सेल होते हैं, नीमोसाइट्स, न्यूमोसाइट्स, ठीक है। और इसमें आपके पास टाइप 1 और टाइप 2 दो किस्म के होते हैं। टाइप 1 आपके पास जो होते हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से मिलकर बनते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसके साथ अगर ये आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से मिलकर बनते हैं तो 97% आपके पास जो होते हैं ना वो एल्वोलाई में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है कि ये आपके पास गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, गैस एक्सचेंज में, ठीक है। आपके पास के ऑक्सीजन को ये क्या करवाएंगे कि ब्लड वेसल्स में जब भेजेंगे और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को आपके पास रिसीव करेंगे, तो मेन इनका काम ये होता है। अब नीमोसाइट टाइप 2 सेल जो है वो आपके पास इनके दो मेन काम है, एक तो आपके पास ये है कि सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन करते हैं, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, और साथ इसके सर्फेक्टेंट के अलावा आपके पास ये रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ एल्वुलर सेल्स, कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है कि जिसने आके एल्वोलाई को डैमेज कर दिया है तो दोबारा से आपके पास टाइप 2 सेल्स जो होंगे उसको रीजनरेट करेंगे। सर्फेक्टेंट की जो प्रोडक्शन होती है ये मेनली हमारे पास लेमिलार बॉडीज होती हैं आपके पास, वो इसकी करती हैं, लेमिलार बॉडीज, लेमिलार बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सर्फेक्टेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है और फिर आपके पास ये आगे प्रोड्यूस होगा और ये आगे अपना काम करवाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर्फेक्टेंट, ठीक है जी, ये हमने बात कर ली कि सर्फेक्टेंट आया किधर से। तो सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट आपके पास मेनली क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता, तो प्रिवेंट कोलैप्स, प्रिवेंट एल्वियोलाई कोलैप्स, एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होने देगा। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें या कंपोजिशन की बात करें तो ये आपके पास मेनली लिपिड से मिलके बनता है, लिपिड्स होते हैं मेनली इसमें। और अगर लिपिड्स की भी बात करें तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास लेसिथिन्स, लेसिथिन्स, और लेसिथिन्स में आपके पास नेक्स्ट डाईपामिटाइल फॉस्फोटिडाइल कोलिन, ये आपके पास होता है, डाईपामिटाइल फॉस्फोटिडाइल, फॉस्फोटिडाइल कोलिन। तो मेनली आपके पास ये आपके पास जो लिपिड होता है ना वो प्रेजेंट होता है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो सबसे ज्यादा आपके पास सर्फेक्टेंट में प्रेजेंट होती है। प्रिवेंट एल्वोलाई कोलैप्स, नॉर्मल फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर एल्वोलाई है, यहाँ पे हम एल्वोलाई बनाते हैं तो एल्वोलाई आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपके पास ये जो एल्वोलाई हैं वो एक्सपैंड करती हैं, और ड्यूरिंग एक्सहालेशन कि जब हमने एयर को बाहर निकालना है तो आपके पास ये जो होती हैं वो आपके पास इस तरह से श्रिंक हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो जब ये आपके पास श्रिंक होंगी तो श्रिंक होने के दरमियान हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आप आपस में कोलैप्स कर जाएं, कि जब एक्सलेशन की, एक दफा तो हम एयर को आपके पास इनहेल कर रहे थे, ये आपके पास है इनहेलेशन, ये तो किया इनहेल, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेल।
तो एक्सेल के दौरान आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एल्वोलाई है वो आपके पास कोलैप्स कर जाएं। तो ये जो कोलैप्स नहीं होती वो इनकी इसकी मेन वजह ये होती है कि आपके पास इसमें आपके पास क्या होता है कि दरमियान में इसको कोलैप्स से रोकता है, वो आपके पास होता है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट इनको कोलैप्स नहीं होने देता। अगर ये कोलैप्स कर जाएंगी तो आपके पास कोलैप्स होने के नतीजे में इसको बोलते हैं आपके पास एटिलैक्टेसिस। और एटिलैक्टेसिस आपके पास फिर फर्दर क्या ऑक्सीजन आपके पास एटिलैक्सिस वाली जो एल्वोलाई जो लंग्स हैं उसमें आ सकेगी, वो आपके पास एल्वोलाई क्या रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो एटिलैक्टिक आपके पास ये जो एल्वोलाई होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये आपके पास एल्वोलाई जो है ये अब इस तरह से वो आपस में जुड़ी हुई है, इस तरह से जुड़ गई है। तो इसको एटिलैक्सिस से रोकने के लिए, कोलैप्स से रोकने के लिए आपके पास सर्फेक्टेंट जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है। और इसमें भी आपके पास मेनली डाइपामिटाइल फोस्फोटिडाइल कोलिन आपके पास जो होता है ना लेसिथिन, वो इसमें प्रेजेंट होता है। ऐसा होता क्यों है हमारे पास एल्वोलाई की अगर हम बात करें तो एल्वोलाई का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरह से, तो इसकी इंटरनल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि वाटर आपके पास थिन वाटर लेयर होती है। यहाँ पे आपके पास थिन फिल्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। और ये जो मैंने ब्लैक डॉट बनाई है ये आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी ना आपस में अट्रैक्शन होती है। ये आपके पास इनकी आपस में क्या है, ये अट्रैक्शन है। ये रेड जो आपके पास पार्ट है ना ये आपके पास क्या है, इनकी अट्रैक्शन है आपस में। तो इनकी जितनी ज्यादा आपके पास लिक्विड लिक्विड आपके पास फोर्सेस होंगी, जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा ये एक दूसरे को आपके पास फोर्सफुली अट्रैक्ट करेंगे। तो इनकी मेनली आपके पास सरफेक्टेंट पता क्या करेगा, सरफेक्टेंट इनकी जो आपके पास लिक्विड लिक्विड जो फोर्स होती है ना, जो सरफेस टेंशन है, ये जो रेड वाला पार्ट है ये आपके पास है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी उसका मतलब है कि लिक्विड लिक्विड फोर्सेस है, लिक्विड लिक्विड फोर्सेस आपस में है। तो जितनी ज्यादा लिक्विड लिक्विड फोर्सेस होंगी ये उतनी ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ फोर्सफुली अटैच होंगे और ये ज्यादा चांस है कि ये कोलैप्स कर जाएं। तो आपके पास जो सरफेक्टेंट होता है, सरफेक्टेंट क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल और ये भी आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल और दरमियान में यहाँ पे आ गया सरफेक्टेंट। ठीक हो गया, ये आपके पास है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट यहां से भी और यहां से भी, दोनों तरफ से इसने आके इन दोनों को पकड़ लिया। तो आपके पास इसकी जो लिपिड लेयर होती है, मतलब इसकी जो कंपोजिशन होती है वो आपके पास लिपिड की होती है। तो ये जो लिपिड कंपोजिशन होती है ना ये मेनली आपके पास एज अ रेजिस्टेंस काम करती है दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान। तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान आपस में जो बॉन्डिंग होती है ना, जब उसके दरमियान लिपिड को ऐड कर देंगे तो उनकी जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी। तो ये मेन काम होता है आपके पास सरफेक्टेंट का। इस तरह से आपके पास जो सरफेक्टेंट है वो क्या काम करेगा कि वो आपके पास जो सरफेस टेंशन है उसको कम करता है और लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना उसने बुक में एक लॉ दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है उसने, लॉ ऑफ लैपलेस। लॉ ऑफ लैपलेस ये आपके पास फिजिक्स का रूल है और इसमें वो ये एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि अगर आपके पास कोलैप्सिंग प्रेशर जो है ना, कोलैप्सिंग प्रेशर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी तो इसके नतीजे में कोलैप्सिंग प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा। जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन उतने ज्यादा लंग्स जो होंगे वो कोलैप्स हो सकते हैं। और रेडियस के साथ इन्वर्सली है, अगर रेडियस कम होगा तो इसका भी ये मतलब है कि कम रेडियस होगा तो कोलैप्सिंग प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास किस तरह से ये बात एप्लीकेबल होती है, अगर छोटी एल्वोलाई है तो वाटर अट्रैक्शन मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी तो ज्यादा इजीली वो कोलैप्स कर सकते हैं, या सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान रिएक्शन बहुत है तो फिर भी कोलैप्सिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो आपके पास यहाँ पे डायग्राम है ना, ये देखिए लार्ज एल्वोलाई है। अगर लार्ज एल्वोलाई है आपके पास, इसका जो रेडियस है वो बड़ा है तो लो कोलैप्सिंग प्रेशर। फर्दर हमारे पास स्मॉल एल्वोलाई है, अगर छोटी होगी तो हाई कोलैप्सिंग प्रेशर, क्योंकि रेडियस के साथ इन्वर्सली है। अगर रेडियस छोटा होगा तो कोलैप्सिंग प्रेशर ज्यादा होगा, अगर रेडियस बड़ा होगा तो कोलैप्सिंग प्रेशर जो होगा वो कम होगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या था कि रेडियस बड़ा था कोलैप्सिंग प्रेशर कम था, अगर रेडियस छोटा होगा तो कोलैप्सिंग प्रेशर ज्यादा होगा। हमने क्या करना है कि हमने रेडियस उतना ही रहने दिया। अब हमने दरमियान में यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये जो रेड रेड डैट है डॉट मैंने बनाए हुए हैं, हमारे पास यहाँ पे हमने ऐड कर दिया सरफेक्टेंट। तो ये सरफेक्टेंट जो था वो लिपिड इन नेचर था, तो वो आपस में क्या करेगा कि इनकी अट्रैक्शन को कम कर देगा और जो एल्वोलाई हैं उनकी जो कोलैप्सिंग फोर्स थी वो आपके पास कम हो जाएगी।
अच्छा, अब जो बात हमने समझनी है वो ये समझनी है कि जो आपके पास सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती है ना, ये अराउंड 30 वीक 35th वीक पे जाके आपके पास, अराउंड 35th वीक पे जाके आपके पास ये सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है जी। तो अगर बिफोर 35 वीक, अच्छा इसके साथ ना इसको यहाँ पे रिलेट करके आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने बात की थी कि कैनालिकुलर जो आपके पास फेज होता है वहां पे 25th वीक पे पॉसिबिलिटी है कि बंदा सांस ले सकता है। इसके साथ बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये और चीज़ है, सर्फेक्टेंट और चीज़ है। सर्फेक्टेंट 35th वीक में जाके आपके पास प्रॉपर इसकी फॉर्मेशन होती है। और अगर आपके पास क्या होगा कि 35th वीक से पहले कोई बेबी की डेवलपमेंट होगी तो उसकी लंग्स में आपके पास सर्फेक्टेंट होगा। अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो क्या वो अलाइव रह सकेगा? वो अलाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, एटिलेक्सिस हो जाएगा और प्रॉपर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये टाइप 2 सेल है, नीमोसाइट्स टाइप 2 है, और ये आपके पास टाइप 1 है, और साथ एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस भी पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सर्फेक्टेंट की बात हमने कर ली, ये सारी बातें हमने कर ली। अब इसको डायग्नोज करने के लिए हम टेस्ट करते हैं कि हमारे पास, अगर ये हमने कहा कि इसकी जो कंपोजिशन है वो लेसिथिन से मिलके बनता है, और लेसिथिन में भी नेक्स्ट आगे डाइपामिटाइल फास्फोटिडाइल कोलिन। तो आपके पास बिफोर 35th वीक, 35th वीक तक अगर हम बात करेंगे तो दो मेन आपके पास लिपिड्स होते हैं जो कि सर्फेक्टेंट में पाए जाते हैं। यहां पे नीचे लिखते हैं सर्फेक्टेंट लिपिड्स। ठीक है। मेनली कौन कौन से हैं हमारे पास बिफोर 35th वीक? तो ये आपके पास होते हैं लेसिथिन, लेसिथिन एंड आपके पास दूसरा आपके पास स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन। ठीक है। और इसकी अगर हम रेशो की बात करें तो दोनों की आपके पास नॉर्मल होती है, मतलब सेम रेशो होती है, इक्वल होती है। लेकिन आपके पास आफ्टर 35th वीक में क्या होगा? आफ्टर 35th वीक में, क्योंकि लेसिथिन ने आपके पास मेनली डाइपामिटाइल फॉस्फोटिडाइल कोलिन बनाना होता है, तो लेसिथिन आपके पास क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है, और इसकी जो आपके पास रेशो हो जाती है वो 2:1 के साथ आपके पास प्रेजेंट करता है। या इसको ऐसे लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके पास जो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन जो रेशो होती है ना, ये मोर देन 2 होती है। अगर आपके पास मोर देन 2 है इसकी रेशो, इसका मतलब है कि लेसिथिन आपके पास ज्यादा है। और ये जो हम सर्फेक्टेंट की ये जो रेशो चेक करते हैं वो कहाँ करते हैं? हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड के एनालिसिस करते हैं। हम मदर की एमनियोटिक फ्लूइड के एनालिसिस करेंगे। अगर तो उसकी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन की रेशो मोर देन 2 है तो बेबी की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है, लंग्स की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है। अगर ये आपके पास लेस देन 1.5 या लेस देन 1 के भी मिलती है तो आपके पास क्या होगा कि जो पेशेंट होगा वो आपके पास NRDS के साथ मिलेगा, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है जी, NRDS के साथ मिलेगा। और ये एमसीक्यूज आता है 3 दफा, मैंने 3 दफा उसने यू वर्ड में घुमा घुमा के ये एमसीक्यूज पूछा था मेरे से। तो ये लाजमी वो पूछता है कि हमने किसकी रेशो चेक करनी है, तो कौन सा हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो हम देखते हैं। तो लेसिथिन स्विंगोमाइलिन रेशो से हमें पता चल जाता है कि क्या वो आपके जो बेबी का सर्फेक्टेंट है वो उसकी प्रोडक्शन नॉर्मल है या नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात होगी। और नेक्स्ट अब हम बात डिस्कस करेंगे NRDS, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, NRDS। अब हुआ कुछ इस तरह से कि बेबी की जो प्रोडक्शन है वो, सॉरी, आपके पास जो बेबी की बर्थ हुई है ना वो बिफोर 35th वीक हो गई है। अगर 35th वीक से पहले बेबी की डेवलपमेंट हो गई है तो क्या उसकी बॉडी में जो सर्फेक्टेंट है उसकी जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मल है? बिल्कुल भी फॉर्मेशन उसकी नॉर्मल नहीं। अगर उसकी आपके पास सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं है तो उसके नतीजे में होगा क्या, वो सारी बातें करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं हम सबसे पहले सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, इससे रिलेट करते जाते हैं। ठीक है। तो सर्फेक्टेंट की अगर डेफिशिएंसी हुई तो आपके पास हाई सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि सर्फेक्टेंट ने उसको कम करना था। अगर सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी तो इसके नतीजे में आपके पास होगा क्या कि एटिलैक्टेसिस, एटिलैक्टेसिस हो गया। और अगर एटिलैक्टेसिस हो गया तो एटिलैक्टेसिस के नतीजे में आपके पास बॉडी में क्या ऑक्सीजन का आपके पास प्रॉपर उसकी मूवमेंट, ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रॉपर होगी या नहीं होगी? तो इसके नतीजे में पेशेंट जो होगा वो हमें प्रेजेंट करेगा हाइपोक्सीमिया,
हाइपोक्सीमिया, क्योंकि बेबी आपके पास ब्लू हो जाएगा ना, अगर ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम है तो इस वजह से ब्लू से लिखा है। और दूसरा आपके पास पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, पेशेंट की बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना तो वो भी नहीं निकाल रहे। तो दोनों के नतीजे में आपके पास बेबी की जो नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट है वो हो सकती है, वो नहीं हो सकती, बेबी जो होगा वो उसकी डेथ हो जाएगी। और नेक्स्ट जो मेन मोस्ट कॉमन हमारे पास बात यहाँ पे, पुअरली रिस्पॉन्सिव, पुअरली रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हम जितनी मर्जी देंगे हमारे पास, हमने क्या किया, हमने यहां से उसको ऑक्सीजन दे दी। ये आपके पास बेबी के लंग्स हैं, तो हमने कहा कि चलो भाई ऑक्सीजन दे दो इसको। तो ऑक्सीजन देने से क्या होगा, आगे तो एल्वोलाई रिसीव ही नहीं कर रही, एल्वोलाई तो जुड़ी हुई हैं। तो एल्वोलाई में ऑक्सीजन आएगी तो फर्दर आगे आपके पास डिफ्यूज हो सकेगी ब्लड वेसल्स में। तो ऑक्सीजन पुअरली रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, क्योंकि लंग्स कोलैप्स हैं। और इसके नतीजे में आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि इंट्रा पल्मोनरी शंट। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या बात होती है। हमारे पास बॉडी में कहीं भी ऐसी कंडीशन है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो वहां पे वेजो डायलेशन हो जाती है। नॉर्मल बात करता हूं मैं, ठीक है। हमारे पास हार्ट है, तो हार्ट में आपके पास यहाँ पे, हार्ट में अगर ये नीचे ब्लड वेसल है, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अगर कम थी तो आपके पास जो ब्लड वेसल्स होगी ना ये डायलेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके पास जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर होती है ना, उनमें ये मैकेनिज्म होता है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है ना, तो वहां पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। बात करने का मकसद ये है कि ये एल्वोलाई है, ये भी हमारे पास एल्वोलाई है, और ये भी हमारे पास एल्वोलाई है। तो यहाँ पे भी ब्लड वेसल थी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे भी आपके पास ब्लड वेस्कुलेचर है, और फर्दर हमारे पास यहाँ पे भी ब्लड वेस्कुलेचर है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपके पास डिक्रीज है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास नॉर्मल है, और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन जो है वो भी डिक्रीज है। तो इसके नतीजे में होगा कुछ इस तरह से कि जिधर डिक्रीज ऑक्सीजन होगी ना, वहां पे जो आपके पास पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं वो आपके पास क्या कर जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक हो गया, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होती है, कि वो आपके पास मोरली ऑक्सीजनेटेड, जहां पे परफ्यूज आपके पास ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है, तो ब्लड वहां पे ज्यादा जाएगा। तो जिधर आपके पास ऑक्सीजन कम थी, डिक्रीज ऑक्सीजन वाली कंडीशन में आपके पास ब्लड वेसल जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। इसको बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी शंट। इसको बड़ी डिटेल में पढ़ना हमने फिजियोलॉजी में, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है। यहाँ पे भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, जिधर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल है। तो होगा कुछ इस तरह से, पुअरली रिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दी आई नहीं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आई नहीं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और इसको बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी शंट। तो ये मैकेनिज्म जो होता है वो आपके पास यहाँ पे फॉलो होता है। अगर हम बात करें ना इसकी, कि आपके पास रिस्क फैक्टर क्या क्या है एनआरडीएस के, रिस्क फैक्टर्स, तो मोस्ट कॉमनली जो मेन रिस्क फैक्टर है वो ये है कि प्री मेच्योरिटी, प्री मेच्योरिटी बिफोर, सॉरी साइन दूसरा होता है, बिफोर हमारे पास क्या होगा कि 35th वीक, 35th वीक से पहले पहले। दूसरे नंबर पे मैटरनल डायबिटीज, मैटरनल डायबिटीज। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, सीजेरियन डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी, ठीक है। तो ये तीन मेन कॉमन काज हैं। प्री मेच्योरिटी की पता चल गया, सरफेक्टेंट नहीं बना। मैटरनल डायबिटीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मैटरनल डायबिटीज में क्या होता है कि मदर में ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई है, ठीक है। तो ग्लूकोज इजीली प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएगा। अगर इजीली प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएगा तो ये जो फीटस है, फीटस में भी आपके पास इसका जो ब्लड होगा, इसमें भी जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। तो अगर इसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, तो ये जो फीटस का प्यारा सा पैंक्रियाज है, वो इंक्रीज ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में क्या रिलीज कर देगा, इंसुलिन, ठीक है। और इंक्रीज इंसुलिन जो होती है ना, वो आपके पास इंक्रीज इंसुलिन सुप्रेस द सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन, सुप्रेस सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास
यहाँ पे पेंक्रियाज से ज़्यादा इंसुलिन बनना शुरू हो गई है, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बना दिया था मदर के ब्लड में। उस आपके पास कोई भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, कोई भी काज हो सकती है, तो जिसके नतीजे में फीटस में भी वो ब्लड आया जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा था, तो पेंक्रियाज से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हुई, और इंसुलिन आपके पास सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को, फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देती है। ठीक है जी, एक बात हमारे पास हमें समझ आ गई। सिजेरियन डिलीवरी का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर मदर है तो मदर की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, बल्कि हमारे पास क्या हुआ कि सिजेरियन उसको क्या किया गया, असिस्ट किया गया है, डॉक्टर्स ने उसकी डिलीवरी की है। ठीक है, तो सिजेरियन सेक्शन के नतीजे में आपके पास डिलीवरी के नतीजे में जो बेबी होगा ना, बेबी पे स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर बेबी पे स्ट्रेस नहीं आएगा तो डिक्रीज बेबी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है बॉडी में? कोर्टिसोल। तो जब भी बॉडी पे स्ट्रेस आता है तो कोर्टिसोल रिलीज होता है, तो कोर्टिसोल भी डिक्रीज होगा। तो अगर कोर्टिसोल रिलीज होता है तो आपके पास कोर्टिसोल आपके पास मेन कंपोनेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्या, सर्फेक्टेंट। तो डिक्रीज कोर्टिसोल तो डिक्रीज रिडक्शन इन द सर्फेक्टेंट। तो नॉर्मल कोर्टिसोल चाहिए होता है, रिडक्शन इन सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो इसके नतीजे में ये कंडीशन हुई। तो तीन मोस्ट कॉमन काजेज है हमारे पास: प्री मेच्योरिटी, मैटरनल डायबिटीज एंड सिजेरियन डिलीवरी। अगर ये सारी कंडीशन हो गई हैं तो आपके पास बेबी को हमने देख लिया। अब इसके नतीजे में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी से। कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास इसमें ये होगा कि पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस अभी सिर्फ सुन लें। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कौन सी काज हो सकती है इसकी, आपके पल्मनरी ब्रोंकोपल्मनरी डिस्प्लेजिया हो सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज भी हो सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो ये सारी काजेज हैं। पेटेंट डक्टर सार्टियोसिस की बात करते हैं। रेटिनोपैथी पता क्यों होती है हमारे पास? जब ऑक्सीजन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक इस पेशेंट की ब्यूटीफुल सी आंख है। तो जब डिक्रीज ऑक्सीजन होगा तो इसका क्या मतलब है? हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया आपके पास क्या करवा देता है? न्यू वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेस्कुलराइजेशन कि न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन कर देगा। और अगर आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक हो गया, तो ये आपके पास मोस्ट कॉमन काज होती है रेटिनोपैथी की। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली ना वो इससे रिलेट करता है कि होगी, क्योंकि अगर किसी पेशेंट की हमारे पास था, किसी को एनआरडीएस था, तो हमने उसको ऑक्सीजन देना शुरू कर दी। तो जब हमने उसको ऑक्सीजन दी तो ऑक्सीजन के नतीजे में आपके पास फ्री रेडिकल बनना शुरू हो गया, ठीक हो गया। तो फ्री रेडिकल आपके पास बॉडी को हार्म कर सकते हैं, ये भी है। लेकिन रेटिनोपैथी से रिलेटेड आपके पास ये है कि न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाती है ड्यू टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की कंडीशन। और हमारे पास फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनआरडीएस तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे बीटा मैथासोन। ये क्या होता है कि हमारे पास कोर्टिसोल का, बीटा मैथासोन कोर्टिकोस्टीरॉइड होता है ना, बीटा मैथासोन कॉर्टिकोस्टीरॉइड है। ठीक है, तो ये हम देंगे क्योंकि कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। और बीटा मैथासोन के अलावा दूसरे नंबर पे हम इसको देंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब की मदद से हम सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट हम देंगे, ताकि बेबी की जो आपके पास लंग्स की सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज किया जा सके। तो ये था हमारे पास एनआरडीएस से रिलेटेड और सर्फेक्टेंट से रिलेटेड। अब थोड़ा सा ना मैं आपको पेटेंट डक्टर सार्टियोसिस की बात बताते, तो ये है नहीं, इससे वो हम वैसे उसमें पढ़ेंगे जाके, जो हमारा टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक होगा हमारे पास? कार्डियोलॉजी का, इसके साथ रिलेटेड है। अच्छा, ये जो बेबी की सर्कुलेशन होती है ना, फिटल सर्कुलेशन, फिटल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो हमने जैसे हार्ट में देखा था कि वहां पे पल्मनरी जो आर्टरी होती है, पल्मनरी आर्टरी, उसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सी लिख देता हूँ। और पल्मनरी जो वेन होती है उसमें आपके पास कौन सा ब्लड होता है? आपके पास ऑक्सीजनेटेड। ठीक हो गया, ये आपके पास एक्सेप्शन होती है ना। पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से, राइट हार्ट से लंग्स की तरफ। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे अम्बलाइकल वेन है। फीटल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो जो वेन होती है ना, वेन में आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपके पास कि मदर के साथ जो अटैचमेंट है,
ठीक हो गया। वेस्कुलराइजेशन, जो आपके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ब्लड वेसल्स, ये फीटस के साथ प्लेसेंटा आपके पास अटैच होता है। तो प्लेसेंटा से जो बाप मदर से जो ब्लड आता है ना बेबी की तरफ, वो आपके पास किस में आता है? ये है पूरी की पूरी सर्कुलेशन फीटल की। ये है फीटल का सारा आपके पास कैपिलरी नेटवर्क, ये सारा नेटवर्क आपके पास बेबी का है। तो बेबी की जो अम्बलाइकल वेन होती है ना, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस वजह से रेड बनाई है उन्होंने। अब जब यहाँ पे ब्लड आएगा आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे लंग्स में नहीं जाता, ठीक हो गया, लंग्स में कम जाएगा। डक्टस विनोसिस होता है, जिससे आपके पास ये जो ब्लड होता है वो शंट कर जाता है और सारे का सारा जाएगा इंफीरियर वेना केवा ऑफ द बेबी। जो बेबी की इंफीरियर वेना केवा है ना, उसमें चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास इंटर होगा राइट हार्ट में। राइट हार्ट से राइट वेंट्रिकल में नहीं आता ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बल्कि किधर जाता है? वो सारे का सारा आपके पास चला जाएगा फोरामेन ओवेल। ये आपके पास फोरामेन अवेल पाथवे होता है, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान होता है। तो यहां से गुजर के आपके पास आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में फिर आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा से आपके पास नीचे बॉडी में। ठीक हो गया। और फिर इसको ब्लू इस वजह से, ब्लू तो नहीं है, कम ब्लू है, कि ये आपके पास इसके साथ डीऑक्सिन ब्लड जो होता है वो भी इंटर हो जाता है। बात अभी तक हमने ये की कि ये जितना भी मैंने ग्रीन से मेंशन किया पार्ट, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो डी ऑक्सीजन ब्लड होता है, तो उसको थोड़ा सा हम ब्लू से प्रेजेंट कर देते हैं। तो ब्लू से आपके पास थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, पिन पॉइंट। ये आपके पास है सुपीरियर वेना केवा, जो कि ब्रेन से आपके पास डी ऑक्सीजन ब्लड लेके आ रही होती है। ये आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ये आपके पास यहाँ से फोरामेन वेल से नहीं गुजरता, बल्कि ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर आपके पास ये पल्मनरी आर्टरी है। ठीक हो गया। अब ये पल्मनरी आर्टरी में चला गया, इसका मतलब है यहाँ भी इस तरफ भी लंग है, इस तरफ भी लंग है, तो इसको जाना चाहिए लंग्स में। अब होता कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आपके पास इस ये जो ब्लड होता है ना, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है ना, वो आपके पास डिक्रीज होता है, 80% होगा तकरीबन। ठीक हो गया। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना, वो 30 मिली आपके पास मरकरी, 30 आपके मिलीमीटर मरकरी आपके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक हो गया। और तकरीबन 80% जो होगी वो ऑक्सीजन होगी। तो इस नतीजे में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर डिक्रीज ऑक्सीजन होगी तो हाइपोक्सीमिया, और अगर हाइपोक्सीमिया होगा, पार्शियल प्रेशर वैसे ज्यादा आपके पास होता है ना, 80 के करीब होता है। तो अब ये जो ब्लड वेसल्स आपके पास लंग्स की ब्लड वेसल्स है ना, ओहो, ये जो लंग्स की ब्लड वेसल्स हैं, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुकी है, बहुत ज्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हुई है? क्योंकि भाई उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर उनको ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रॉपर तभी मिलेगी क्योंकि जब ये अपने लंग्स को इस्तेमाल करेगा, ये कहेगा मैं बिल्कुल एबल हूं इस चीज के कि मैं अपने लंग्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। अगर ये नहीं कर सकेगा तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी, और अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी तो लंग्स की जो वेसल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगी। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगी तो ये जो ब्लड होता है आपके पास यहाँ पे जाने की बजाय पता क्या होता है कि ये ऊपर चला जाता है, यहां से गुजर के आपके पास डक्टस आर्टरियोसिस, ये ओपनिंग होती है इन बिटवीन द पल्मनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान आपके पास ये ओपनिंग होती है डक्टस आर्टियोसिस, कि यहां से डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है ना, वो इसमें चला जाता है। पीछे से आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा था और वो यहाँ पे आया। ठीक हो गया। और इधर से आपके पास जो सुपीरियर वेना केवा से आया डीऑक्सीजन ब्लड, वो भी इसमें एंटर हो गया। तो इसके नतीजे में नेक्स्ट जो आपके पास नेक्स्ट जो ब्लड गया, वो आपके पास क्या था? वो हमारे पास जैसे शहरों में मिल्क मिलता है ना, थोड़ा बहुत पानी से मिला हुआ, मतलब ये इस तरह का प्योर नहीं था। तो मोस्ट कॉमन काज ये होती है। तो ये जो डक्टस होता है ना, अगर किसी बेबी है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, जाहिर बात है लंग्स उसके एटिलेक्सिस हो चुकी है, वो लंग्स ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर रहे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी, तो पैदा होने के बाद भी ये जो डक्टस आर्टियोसिस है ना, ये ओपन रहेगा। ये बंद कब होता है? बंद ये तब होता है तो जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पूरी होती है, ठीक है, बेबी बाहर आया, हमारे पास उसकी बर्थ हुई, उसने अपने लंग यूटिलाइज किए, ऑक्सीजन पूरी है, ऑक्सीजन जैसे मिली तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ये कम होगी, लंग्स में रेजिस्टेंस कम होगी। जब लंग्स में रेजिस्टेंस कम हुई तो ये जो ब्लड था वो यहाँ पे जाना शुरू हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे भी जाना शुरू हो गया और आपके पास फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक हो गया। क्योंकि आपके पास पल्मनरी आर्टरी के बाद
लेफ्ट एट्रियम में आता है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब ये ब्लड पूरा यहाँ से होके इधर आएगा ना, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है लेफ्ट साइड की तरफ। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये फोरामेन ओवेल बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाता है, और प्रॉपर आपके पास ये जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है ये भी बंद हो जाता है। ठीक हो गया। और सारे का सारा जब ब्लड आएगा इधर से आपके पास डाइवर्ट हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और ये खुद ब खुद आपके पास बंद हो जाता है। एक और भी काज होती है कि जो प्लेसेंटा होता है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज कर रहा होता है, पीजीआई, सॉरी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 E2। तो ये आपके पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ना, इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो आपके पास बंद हो जाती है जब जैसे ही प्लेसेंटा डिटैच होगा। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास बंद हो जाएंगे, नहीं रिलीज होंगे, तो वो इसको ओपन रख रहे थे डक्टस आर्टियोसिस को। तो जब आप अब नहीं है तो वो आपके पास फौरी तौर पे उसको ओपन रखने के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं है, प्लेसेंटा से बन रहे थे, और ये बंद हो जाएगा और वहां से रेजिस्टेंस खुल जाएगी। तो ये सारा काम होता है। इसको हमने ना पढ़ना था, सीवीएस का ये पार्ट है, लेकिन मैंने आपको इस वजह से बताया क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, कि आपको पता चल जाए एक दफा। अब ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो ऑक्सीजन ना आने की वजह से आपके पास ये जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है ये भी खुला रहेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगी। और इसको बंद करने के लिए हमारे पास वैसे भी इंडोमेथासिन यूज करते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, इंडोमेथासिन फॉर द पीडीए। ठीक हो गया। तो ये थी सारी मशीनरी, मरमर इसको सुनने में मिलता है। तो ये सीवीएस का पार्ट है। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। तो कोई बात